अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद स्पेशल ख़बर से ख़बर में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शिराजी। आज यकीनी तौर पे आज अपने प्यारों के साथ आप ईद मना रहे होंगे, और वो बिलखुसूस लोग के जो कई सैकड़ों मील की मुसाफत तय करके पहुँचे हैं, क्योंकि मुख्तलिफ़ लोग होते हैं कि जो अपनी मुलाजमत के हवाले से, कारोबार के हवाले से अपने प्यारों से दूर रहते हैं, तो आज के दिन वो भी अपने घरों में मौजूद होंगे अपने प्यारों के साथ। और यकीनी तौर पर जब मिलते हैं लोग आपस में तो खुशियाँ दुबाला हो जाती हैं। और आज भी हमने कुछ ऐसी शख्सियत को यहाँ पे बुलाया कि जो अगर आप मुसाफिर थे और अपने घर जा रहे थे तो आपके घर जाने में उस वजारत ने बड़ा कलीदी रोल प्ले किया है। गोया कि आज अगर आप अपने प्यारों के साथ बैठे हैं तो सफ़र की जो खसूसी सहूलतें हैं वो इस वजारत ने भी आपको फराहम की हैं। और ये शख्सियत के जिनके बारे में कहा जाता है कि ये भी स्टेटसों के ख़िलाफ़ हैं, जब इन्हें कोई ज़िम्मेदारी दे दी जाए तो बिल्कुल उसको निभाते भी हैं और अपने रास्ते में आने वाली तमाम रुकावटों को हटा देते हैं और तब्दीली पे यकीन रखते हैं। तो माजी में भी हमने देखा है कि रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक मेट्रो बनानी हो तो रातों रात मनसूबा कैसे मुकम्मल हुआ। इसके अलावा कई टास्क उनको दिए गए तो उन्होंने बड़े कमाल तरीके से निभाए हैं। और इस वक्त जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, या उनसे पहले मुस्लिम लीग नून के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब रहे, उनके बाएतमाद गोया के दोस्तों में उनका शुमार होता है। तो आज उनसे मिलवाते हैं आपको, थोड़ी सी बातें उनसे कुछ उनकी ज़िंदगी के बारे में भी करेंगे, क्योंकि ईद का दिन है तो ज़रूरी नहीं है कि आज भी सियासी सवाल हों, टफ़ क्वेश्चन हों, फिर उनको लेकर जवाब देते रहें, वो भी होंगे। लेकिन उससे पहले क्योंकि सियासत पे आए हैं, इस कूचे सियासत में कैसे उनका आना हुआ, क्यों आए, क्या वजूहात थी, क्या विजन लेके आए थे और आगे क्या उनके इरादे हैं। तो जी हमारे साथ मौजूद हैं फरजंद रावलपिंडी हनीफ अब्बासी साहब। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले तो मैं आपकी शिराज साहब फरजंद वाली तस्हीह कर दूं। तस्हीह करूं? अच्छा अच्छा, आप यहाँ के नहीं है एक तरह से? नहीं, मैं फरजंद इसलिए नहीं कहता कि फरजंद ना अपने मैं वालिद साहब का हूँ, ये लोगों को अच्छा लगता है होगा। मैं खादम हूँ, अपने लीडर की तरह पूरे रावलपिंडी का खादम हूँ जी। अल्लाह ताला का करम है, फजल है, आपने बड़ा कॉम्प्लीमेंट किया अपने इंट्रो के अंदर, और यही मेरी एसेट है, मेरा पूरे रावलपिंडी की ये जो खिदमात हैं मैं उनको यहाँ अपने मुंह से गिनवाना नहीं चाहता, पूरे रावलपिंडी के लोग जानते हैं। एक और बात आपने की कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 खसूसी ट्रेनें चलाई थी ईद के ऊपर, और उसमें हमें कामयाबी हुई है कि हम बर वक्त लोगों को अपने मुकाम पर पहुँचा सके। और रावलपिंडी हो, लाहौर हो, कराची हो, ये 3 हमारा 80% हमारा जो ऑपरेशन है ट्रेन का यहाँ पे डिपेंड करता है इसके ऊपर। उसमें हमने कामयाबी के साथ लोगों को, जैसे अभी आपने कहा, हमने अपने घरों तक पहुँचाया है। और इसमें बड़े मेजर रोल है हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का। हमारे जितने रेलवे के लोग थे, ड्राइवर से लेके आप टिकट चेकर से लेके, आपके सीओ से लेके, जो छोटा छोटा से लेके बड़ा बड़ा जो जहाँ पे किरदार अदा कर सकता था उन्होंने किया। ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की खुसूसी हिदायत पर ये ईद स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, 5 ट्रेनें थी। सही है। और भाई साहब इनफैक्ट क्योंकि आज ईद का दिन है तो लोग आपके बारे में, आपके पॉलिटिकल करियर के बारे में भी जानना चाह रहे हैं। तो सर कारोबार करते थे, सुने उसमें भी बड़े सक्सेसफुल रहे हैं, ये कूचे सियासत में आने का गोया कि इसमें तो बड़ा फैटा लगता है, और आपको तो लगा भी है खैर से। मैं एक छोटी सी गुजारिश करूं, मैं तमाम मराहल तय करके यहाँ पे पहुंचा, जो सियासी रिक्वायरमेंट होती है ना, पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट। यानी मैं आपको बताऊं कि मैं 77 में कितने साल का होऊंगा अगर मैं 66 में पैदा हुआ हूँ, अब ये उम्र की पता चली है तो मैं कितने 11-12 साल का। तो 77 की मूवमेंट में 12 साल की उम्र में मैं अपने बड़े भाई के साथ जाता था जलसों जुलूसों में। फिर मैं स्कूल लाइफ में भी मेरा यही था कि पॉलिटिकल ज़हन था। और फिर 2 ही चीज़ें थी, एक स्कूल लाइफ में, प्राइमरी में भी मैं दुकानदार बनना चाहता था, दुकानदार बनना चाहता, इंडस्ट्रियलिस्ट की बात नहीं कर रहा। तो साथ में पॉलिटिकल मतलब कि मेरे में जरासीम थे। और जब मैं एफसी कॉलेज में गया तो वहाँ पे फिर मैंने अपनी जो सियासी एक गोल सेट किए कि मैं गोल सेट किए, या आप कहेंगे पॉलिटिकली मैं वहाँ पे अपने आप को मैच्योरिटी का मुझे मौका मिला, अपने आप को मैच्योर करने का, ग्रूम करने का मौका मिला। मैं किया, वो एक अलग बात है, नहीं किया। 4 साल मैं वहाँ पे रहा जी, और मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर भी रहा, स्टूडेंट लीडर भी रहा, फिर मैं स्टूडेंट कारकुन भी रहा। और वहाँ से निकलते ही फिर मैं आ गया अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर, फिर रावलपिंडी में मैं आ गया। अच्छा, ये मैं 90 में मेरी शादी हुई है और 92 में मैं यहाँ आया हूँ। तो यहाँ पे आके मैंने पॉलिटिकली भी मूव किया, और अपने जो बाजार था तकरीबन 95 में मैं प्रेसिडेंट बन गया था अपने बाजार। यानी कहाँ से आके? लाहौर से आके। अच्छा, लाहौर से। अच्छा, तो 95 में मैं प्रेसिडेंट बन गया था। उसके बाद मैं बनता रहा। 2000 में मैं यहाँ पे रावलपिंडी के अंदर अंजुमन ताजरान का प्रेसिडेंट बन गया। अच्छा,
2003 में जनवरी में मैं एमएनए बन गया, फिर आगे सारी दुनिया को मालूम है। तो जो सक्सेसफुल आपने कहा ना बिजनेसमैन, मैं अपने आप को वो नहीं कहता। अच्छा। मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर तो कह सकता हूँ। अच्छा। मैंने वो मरहाइल तय किए, यानी मैंने लेवी वाले पोस्टर अपने हाथों से लगाए, इससे अंदाजा लगा रहे। अच्छा। मैंने दरियां बिछाई हैं। अच्छा। मैंने कुर्सियां सीधी की ग्रासरूट लेवल से। जी, कुर्सियां सीधी की हैं सर मैंने। और मैं मतलब कि मुख्तलिफ जो हमारे लीडरान थे उनके साथ एज ए पोलिटिकल वर्कर मैं काम करता रहा हूँ। सही। तो आप कह सकते हैं कि सीढ़ियों को ना स्टेप्स बाय स्टेप मैंने तय करके, वो ना मुंह में सोने का चम्मच लेके, ना पैसे दे के, तो ना ही कोई और खुशामद करके वाला काम नहीं। लेकिन अब्बासी साहब, ना कोई पॉलिटिकल खानदान से लोग, ना कोई बहुत बड़ी अशराफिया, कहते हैं कि मैदान सियासत में हैं तो लोग ऊपर नहीं उठने देते कुछ। नहीं, तो ये मुश्किलात आपको भी दरपेश है? साहब, मैं तो आपको यकीन माने कि उस अल्लाह का बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ। हो सकता है कि मैं तकाजे पूरे ना करता हूँ जो तकाजे हैं शुक्र अदा करने के, लेकिन मेरे पे अल्लाह ने बड़ा ही करम किया, बड़ा रहम किया। उसकी बुनियादी ये वजह है कि जब वो हजरत अली का कौल है ना कि जिसका कोई मुखालिफ नहीं वो मुनाफिक है, ये आप ज़हन में रख लें, ठीक है जी। तो जब आप काम करते हैं ना तो आपके मुखालिफ कर, जब आप काम ही नहीं करते तो आपका मुखालिफ ही कोई नहीं होगा। जब काम ही नहीं किया मुखालिफत क्या होनी। बिल्कुल ऐसे। तो मेरा जो आगाज़ था, बहरहाल मैं क्रेडिट देता हूँ और अल्लाह देता हूँ, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मैं जमात इस्लामी को क्रेडिट देता हूँ कि मेरी जो तरबियत है एज ए पोलिटिकली मेरा जो है वो वहाँ पे हुई। अच्छा। निखार आप कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में आया। तो किसी ने मुझे कहा यार अच्छा फिर ये करने की जरूरत क्या थी, तो मैंने कहा भाई कॉलेज से यूनिवर्सिटी जाना था ना। बिल्कुल ठीक है, ये यूनिवर्सिटी बनती है। इंटरेस्टिंग। ये लेकिन ये नहीं बनता कि दूसरों की तरह अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए आप अपने जहाँ आपने खाया है पिया है, जहाँ पे आपने सीखा है, तो आप उससे बरात का ऐलान कर दें। नहीं, ये नहीं हो सकता। तो आज भी जमात इस्लामी को क्रेडिट देते हैं? बिल्कुल क्रेडिट देते हैं ना, देती हैं। फिर ये जो तरबियत का असर है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से इस रास्ते में जितनी भी मुश्किलात शिराजी साहब मैंने पॉलिटिकली देखी है ना, जो आजमाइश देखी, मैं मुश्किलात आजमाइश देखी है, वो हो सकता है कि बहुत चंद लोगों ने पाकिस्तान में देखी हो। मैं कहता हूँ चंद लोगों ने। आप कहेंगे कैसे यार आप कोई लेकिन बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ जी, चंद लोगों में, चंद लोगों ने, मैं बता देता हूँ। लेकिन जब मैं इस मुकाम में आया तो मैं जब पहली दफा इलेक्शन जीता तो मेरा पॉलिटिकल अपोनेंट, वैसे तो वो कहा जाता था कि भी जनाब पॉलिटिकल वर्कर है फलानी, लेकिन आप देखें ना 2003 में मैं इलेक्शन जीतता हूँ, 2005 में मेरे पे कत्ल का मुकदमा बन जाता है। बड़ा संगीन मुकदमा एक तरह से, बड़ा कत्ल का मुकदमा, ठीक है जी, जिसकी मौत सजाए मौत और इयानत में नहीं रखा जाता। कहा जाता है कि मैंने खुद मारा है बंदा, तो इस हाथों ने कभी चिड़िया भी नहीं मारी। सही। उसके बाद आप आ जाए, फिर उसके बाद 8 दहशतगर्दी के मुकदमात का मैं फेस करता हूँ। फिर 2012 में एक ऐसे मुकदमे को फेस करता हूँ जिसकी सजा वो भी मौत है, ठीक है, उसको फेस करता हूँ। मैंने अपनी अदालतों को हमेशा ऑनर दिया। मैं उन लोगों में से हूँ शिराजी साहब जिस पे कत्ल का मुकदमा बना तो घर में बैठा रहा क्योंकि इनर सेटिस्फाई था। जिस पे 8 दहशतगर्दी के मुकदमात बने, घर में बैठा रहा क्योंकि इनर सेटिस्फाई। फिर 2012 में वो मुकदमा बना जहाँ मेरी कारोबार से रिलेटेड था, तो फिर मैं अपने यहाँ से नहीं भागा, ठीक है, इस मुल्क से नहीं भागा, इस जेल से नहीं भागा। मुझे पता था कि मैं बिल्कुल अल्लाह ताला के फजल करम से जब भी कोई सुनेगा तो मुझे छोड़ देगा। मैं 11 महीने 3 जेलों में रहा हूँ और 3 जेलों में रह के भी अब पहले 3 महीने तो मैंने अपने लीडर मियां नवाज शरीफ के साथ जेल काटी ना, मरियम नवाज साहबा और मियां नवाज शरीफ साहब के दोनों के साथ। 3 तो 4 बंदे थे, कैप्टन सरवर भी थे, 4 लोग थे जो इलेक्शन से पहले जेल चले गए थे। बिल्कुल ऐसे था, बिल्कुल जस्ट बिफोर इलेक्शन। जी, जस्ट बिफोर इलेक्शन। और फिर ये सिलसिला चलता रहा। फिर अल्लाह ने सुरखरू किया, आज मैं उस मुकाम पे बैठा हूँ जो एक किसी भी पोलिटिकल वर्कर का जो ख्वाब होता है। फेडरल मिनिस्टर मैं समझता हूँ। मैं अपनी लीडरशिप का भी शुक्रगुजार हूँ और मैं अल्लाह ताला का सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे इस्तकामत भी दी, हिम्मत भी दी, ताकत भी दी। लेकिन शिराजी साहब यहाँ बैठ के आपके सामने अगर मैं ये ना कहूँ कि हमने हेल्थ, एजुकेशन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉलिड वेस्ट, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी, खेल के मैदान, पीने का साफ पानी, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये सब कुछ, आपके नए हॉस्पिटल्स, पुरानों की अपलिफ्टिंग, जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे पिंडी के लोग सुन रहे हैं, आपके बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, वो ये नहीं कहेंगे ये क्या झूठ बोल रहे हैं। ये सब आपको दिखाई दे रहा है। इवन इस्लामाबाद की अगर डेवलपमेंट उठा के देखे ना, इसके पीछे भी आपका भाई है। मुझे, मैं चश्मदीद गवाह हूं इसका, क्योंकि मैं जिस एरिया में रहता हूँ में मेट्रो बन रही थी तो बहुत सारे इस्लामाबाद के इलाके भी साथ में डेवलप हुए हैं। जी ठीक है, लेकिन उसके अलावा ये जो आप 160 बसेस ग्रीन देख रहे हैं इलेक्ट्रिक,
इसका पाइनियर भी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जब पीडीएम गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर थे तो मैं उनका स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन था ऑन डेवलपमेंट सीडीए। ये आपका जो 7th एवेन्यू है, ओवरहेड ब्रिज है, बिल्कुल इसका भी मैं चेयरमैन था। बाराकाऊ है, आपकी 160 बसेस हैं, ये आपका रावल डैम वाला है, आईजेपी रोड है, न्यू मार्गला रोड है, मैं किस का नाम लूं? ठीक है, ये अच्छा मेट्रो बाराकाऊ वाली है, मेट्रो रवात वाली है, मेट्रो 4 साल से अगर आपको बंद हो पड़ी थी एयरपोर्ट वाली, तो ये सारी चीजें हैं। तो इसके साथ साथ ये है कि मैंने ट्रैवलिंग का मुझे शौक रहा। अच्छा शरई साहब, अच्छा, ये सारे काम भी किए मैंने। अच्छा, ट्रैवल भी किया। मैं 97 में जिंदगी में पहली दफा बाहर गया था। अच्छा 97 अच्छा 97 में मैं गया तो मुझे बचपन में लोग पूछा करते थे, मुझे शौक बड़ा था स्कूल जब मैं गोइंग था, इवन प्राइमरी के अंदर मुझे तकरीबन 70 या 80 के करीब कंट्रीज के कैपिटल याद थे। अच्छा, इतना इश्तियाक था मुझे दुनिया देखने का। तो वहाँ हमारे बचपन में एक बाबा जी आया करते थे, बाबा जलाल उनका नाम था। अच्छा, हम 5 भाई हैं। अच्छा, तो करना कराना तो अल्लाह ताला की जात है, लेकिन ये हाथों की लकीरें आपको पता है ना, हाँ बताती है। दुनिया की 7 अरब अगर आबादी है ना तो मिलती नहीं है, आपको पता है इस बात ना। हर किसी के मुख्तलिफ है, भाइयों में मुख्तलिफ है एक तरह से। बिल्कुल नहीं, दुनिया में ये अंगूठे लगते कैसे कभी। तो वो बाबा जी देख के कहते थे मेरे वालिद साहब को कि ये जो लड़का है ना आपका, मैं 3रे नंबर का, अच्छा, इसके ना समंदर पार जो है बड़ा सफर है और ये आपका नाम भी रोशन करेगा। आज मुझे सबसे बड़ा रिग्रेट जो दुनिया में है ना, मुझे किसी चीज़ का नहीं, मैं मालदार आदमी नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी का देना भी नहीं, ठीक है जी, और किसी की ज़मीन पे नहीं, किसी का पैसा नहीं खाया। लेकिन अब कुछ किसी चीज़ की, मेरे ऐसे दोस्त भी हैं जिनके पास जहाज़ भी हैं, हेली भी हैं, मुझे कभी किसी चीज़ ने अट्रैक्ट नहीं किया, ठीक है। लेकिन आज अगर कोई रिग्रेट है, अगर मैं समझता हूँ तो मैं समझता हूँ कि आज जब हमारी बारी थी तो ना वालिद साहब जो 86 में डेथ हो गई थी, 95 में वालदा की डेथ हो गई थी, तो दोनों नहीं है। जब मैं ये कहने लगता हूँ तो शायद ज़्यादा एग्जैजरेट, तो माँ बाप की मोहब्बत में क्या कर सकता बंदा, लेकिन हो सकता है कि शायद मैं रिंद जाऊँ। तो आज जिसकी है मैं कहता हूँ वो खिदमत उसमें मैं फीलिंग आपकी वो खिदमत करेंगे, क्योंकि आज जिस जगह पे हम खड़े हैं अगर वो होते हमें देखते शिराजी साहब, तो सीना इतना चौड़ा हो जाता, बाप का सीना चौड़ा हो जाता, वहाँ के सीने में ठंड पड़ जाती, माँ बाप नहीं मिलते, बिल्कुल दुनिया में हर चीज मिल जाती है। चलिए मैं बात कर रहा था तो, लेकिन एक छोटा सा, क्योंकि मजे की बातें कर ब्रेक के मुझे कर, ब्रेक से वापस आते नाज़रीन तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बड़ी मजे की बातें हो रही हैं अब्बास साहब के साथ। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। हनीफ अब्बासी साहब के साथ आज ईद स्पेशल में गुफ्तगू हो रही है, अपने सियासी करियर, सफ़र, वालदैन, भाइयों के बारे में, दोस्तों के बारे में बड़ी मज़े की बातें बता रहे हैं। मैं उससे कंटिन्यू करता तो उसने कहा जी बड़ा, तो उस वक्त इतने भी नहीं होते थे रिसोर्सेज के, हम कहेंगे कराची भी जा सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुर्बत में भी नहीं आंखें खोली तो ना ही इमारत में खोली हैं। मतलब ये था, खाना भी अच्छा खाया, कपड़े भी अच्छे पहने, लेकिन ये कहें कि जी फरावानी वाली बात नहीं थी। सही है। तो जब मैं 97 बचपन में कोई पूछता था कि आपका फेवरेट सिटी और कंट्री कौन सा है, तो मैं इस तरह इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहता था कि देखने वाला अगर कोई नया फैमिली में नहीं था, बाहर से होता था तो गेस्ट, तो वो शायद कहता था कि यार पता नहीं कितनी बारी चक्कर लाया है। फर्स्ट किया उसने मुझसे पूछना जी आपकी फेवरेट कंट्री, मैंने कहा हॉलैंड। अच्छा। और फिर उसके बाद कहना उसने जी अपना फेवरेट सिटी, मैंने कहा एम्स्टरडेम हॉलैंड। अच्छा, ये अल्लाह की करनी देखे कि पहली लैंडिंग मेरी एम्स्टरडेम हॉलैंड की 97, जो ड्रीम था वो पूरा 97। फिर मुझे ज़्यादा शौक है वहाँ पे, मैंने आप अंदाज़ा लगा लें कि कोई मेरा अब बेस कैंप समझ लें, मैंने अपनी ज़िंदगी में पिछले कोई 97 से लेके ना आज तक वो पेरिस को बनाया जी। अच्छा, पेरिस फर्स्ट टाइम तो मैं ज़रूर उतरा एम्स्टरडेम। तो पेरिस तो रोमांस की वजह क्या? उसकी वजह मैं बता देता हूँ। उसकी वजह भी एक दोस्त है। अच्छा। हाँ, वो मुझे मिल गए 2000 में, तो 2001 की बात है, तो उसने कहा जी पेरिस आना। अच्छा। मैं क्या, उन्हें क्या ना, तो पेरिस कोई नहीं जानता, जैसे कोई खाना किसी को खिलाना हो तो आप कहे खाना खा ले सर, तो वो कौन खाता है सर, माड़े से माड़ा बंदा नहीं खाता। तो किसी को पकड़ के कहें यार खा के ही जाना ही, तो फिर लाजमी बात है कि आप देखें ना यार ईद का दिन है, गोश्त बना हुआ है, सारा कुछ बना हुआ है, तो अब जो बंदा मेरे पास आएगा मैं बिठाऊंगा तो फिर खाएगा ना, बिल्कुल ऐसे। वरना मैं कहूँगा अच्छा जी खाना जी, वो फिर कहेगा जान दे यार मैं अपने घर जाए खा लूँ। वो मेरा दोस्त मेरे पीछे पड़ गया। अच्छा। और फोनों पे फोन, और उसके लाजमी आना है, लाजमी आना ही आना। अब उसकी मोहब्बत को देख के मैं चला गया।
शराई साहब वो कई दफ़ा ये मैं जिक्र कर चुका हूँ, मेरी एक आदत बुरी समझ लें अच्छी समझ लें, मैं दोस्तों का थोड़ा सा भी बहुत ज़्यादा बयान करता हूँ, लेकिन उसे बेचारे ने दो। मैं चला गया, उसने शाम को बैठे बैठे कहा चलिए फ्रैंकफर्ट, मैं कहा चलते हैं। रात रहे, वापस आ गए, चलिए फलां जगह चलिए, बस ये फिर सिलसिला आज तक जारी है। तो पूरा यूरोप मैंने बाई रोड, बाई ट्रेन के जरिए नहीं, अच्छा जहाज के जरिए नहीं, बाई रोड करते जाते हैं, या मतलब नेचर को देखने के लिए आ जाता हूँ। और वहां से फिर इंटरलॉकन फलां, मैं अभी पिछले दिनों कुछ दिलचस्प वाक़या भी तो कोई होंगे, वाक़यात तो कई होंगे, बहुत सारे वाक़यात हैं, वो भी आपको एक आध सुना देंगे। लेकिन मैं पिछले दिनों डिफरेंट एम्बेसडर्स को ना कर्टसी कॉल की मैंने, ठीक है, खुद मतलब के गया मैं चल के कि मैं आपके मुल्कों में गया हूँ, तो मैं नहीं वैसे गया उनसे, कि बहुत सारे लोगों ने कहा जी फेडरल मिनिस्टर को तो एम्बेसडर्स ढूंढते हैं। मैंने कहा नहीं मैं जाऊँगा, मैं फ्रेंच वालों के एम्बेसडर को कॉल करके गया, फिर मैं स्विस वाले के पास गया, फिर मैं जर्मन के पास गया, इसी तरह यूएई वाले के पास गया, बहुत सारे और बाकी। तो मैं उनको जब बताता था ना, स्विस वाले को जब मैंने बताया लोसन, अब लोसन अलग है, लोसन अलग है, उसने कहा मैं लोसन का मैं रहने वाला हूँ। अब वो हैरान था कि इसको तो ये भी याद है कि पेरिस से इंटरलाकन के माइल्स कितने हैं, ठीक है जी, पेरिस से बार्सिलोना के, फ्रैंकफर्ट के, तो ये सारी चीजें ना तो वो बड़े हैरान कौन थे, वो हैरान कौन थे। तो हम जो दोस्त हैं, इसी तरह लंदन से बहुत दफ़ा जाने का मौका मिला, पेरिस जाने का मौका मिला, ट्रेन के जरिए भी मिला, फिर फेरी के जरिए भी मिला। तो हम कई दफ़ा ये सोचते होते थे कि, तो मुझे एक दफ़ा ना पीआईए जाया करती थी उस वक्त पेरिस, अब फिर दोबारा शुरू हो गए, बिल्कुल ऐसे। तो मैं मैक्सिमम अपनी पीआईए में सफ़र किया करता। अच्छा, हीथ्रो भी जाना 20% मैं हीथ्रो गया हूँ अपने पूरे सफ़र में। अच्छा, तो मैं अपनी एयरलाइन में सफ़र करता था। उसकी बुनियादी वजह एक तो अपना क्रू, अपने लोग, अपना जहाज, वो 8 घंटे का सफ़र तो इस तरह महसूस होता था जैसे हम एट होम। यस, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युट। इवन कि हमारे जो 777 के पायलट थे ना, वो दोस्त आपस में लड़ा करते थे, यार मैं नहीं बस सीधे नाल जाना। अच्छा, ठीक है जी। तो किसी को नहीं पता चलता था, तो बाद में कहता था यार आपने मुझे क्यों नहीं, मैं कहता था 2 ही पायलट होते हैं, 4 पे हो नहीं सकते। तो इसी कहने से मुराद ये है कि ये बहुत दफ़ा हमारे साथ हुआ। तो मैं एक दफ़ा आम की 2 पेटियां भी साथ ले गया, छोटा आम जिसे आप अनवरटोल कहते हैं, बिल्कुल ऐसे बड़ा हमारे आम की बड़ी, जैसे अभी तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी हमारे आम की बड़ी तारीफ करती है। मैं एक आध दफा न्यूयॉर्क में था, वहाँ पे हुए थे फेस्टिवल, तो लोग दीवाने तो मैं ले गया वो। तो हम जा रहे थे पेरिस से बर्लिन, अच्छा 1100 किलोमीटर है। तो हम रास्ते में जगह जगह रुकते थे, जो जैसे ये हमारा लाहौर जाए पिंडी से, सर्विस एरिया, तो हमने पक्का देसी काम किया जी। हमने जनाब साहब वो पीछे डिक्की में रखे हुए थे, वैसे ही आपको बड़ा ठंडी, वहाँ मौसम भी अच्छा था और गाड़ी का भी आपको टेम्परेचर का पता होता है। इससे आम, मैंने कहा आम निकालें। वो जब रेस्ट एरिया में रुके ना, मेरे दोस्त 2 औरतें साथ, कहते खैरियत है। मैं क्या कच्ची लस्सी बनाओ, ठीक है। पानी पकड़ा वहां से, दूध का पैकेट पकड़ा, अच्छा उसका मिलाया। अच्छा, हम ना उसी पाकिस्तानी माहौल में ना उसको चूस रहे थे। अच्छा, अब जितने वहां पे वो जर्मन थे ना, वो साइड पे खड़े हो गए कि ये कर क्या रहे हैं हमने, ठीक है। अच्छा, फिर एक को बुला के हमने टूटी फूटी जो भी हमें आती थी उससे बताया कि हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। तो उसके ऊपर से हम क्या पी क्या रहे हैं, दूध ऊपर से, तो इस तरह के बहुत सारी चीजें। वंडरफुल। लेकिन हमारे साथ इनफैक्ट होता है ना कि जब आजमाइशें आती हैं, जब वो कहते हैं ना सियासत में कहते हैं फेंटा लगता है, जो आप जिक्र कर रहे थे कि चले गए मियाँ साहब भी जेल में, मरियम साहब भी जेल में, आप भी जेल में, कैप्टन सफदर, तो बाज़ का ख्याल आता है कि यार कहानी अब क्लोज हो गई हमारी। अच्छा शिराज साहब, पता नहीं कोई यकीन करे ना करे, लेकिन मेरी गिरफ्तारी की फुटेज मौजूद है। अल्लाह ताला से आधे घंटे की आजमाइश की पनाह मांग के बात करता हूँ कि अल्लाह ने बड़ी हिम्मत दी, ठीक है। मैंने 11 महीनों में एक दिन भी नहीं सोचा था, हालांकि मुझे पैगामात ये मिले कि इसको कहें कि 10 साल आराम करे, 6 साल, 25 साल, 20 साल को, 15 साल को, क्या सुनाता था। मुझे एक लम्हे भी याद नहीं कि मैंने कहा कि अब कहानी खत्म। मुझे पता था कि जिस दिन किसी ने सुना, किसी ऐसे शख्स ने सुना जिसको खुदा भी याद हो और जिसको इंसाफ करना भी आता हो, तो वो मुझे छोड़ देगा, ठीक है। तो आज नहीं सुन रहा तो कल सुन लेगा। तो जिस वक्त मुझे मैसेज मिला कैंप जेल लाहौर में कि इसे कहें कि 10 साल तो भूल जाए, तो अच्छा, मैंने उस शख्स को मैसेज देने वाले को अल्लाह ताला उसको अपने जवाहर रहमत मुझे कहा था, बड़े मेरे लिए काबिल एहतराम। मैंने उन्हें कहा कि अब आप जाएं, अब मैं जानूँ तो मेरा अल्लाह भी जाने। फिर अल्लाह ने 2 महीने के अंदर अंदर, शिराज साहब मैं इसलिए कहता हूँ ना, अभी भी बहुत सारे लोग रेलवे में ना जब मीटिंग्स ले रहा होता हूँ तो परेशान हो जाते हैं कि इसको बताता कौन है। और मैंने कहा जल्लो,
मुझे अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है मेरी ज़ात पे कि जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, आप बात कर रहे हैं, तो मैं बंदे की पूरा 35 साल से पब्लिक डीलिंग तो की है और 25 साल से प्रेजेंटेशन ले रहा हूँ। तो बात चली कि वो उसके ऊपर, तो मैंने कहा कि ये अल्लाह ताला का खास करम भी तो किसी पे होता है ना, वरना हमारी क्या औकात है बताए ना। बिल्कुल, उसमें एबिलिटीज होती हैं चीजों को रिसर्च करने की एबिलिटी कोई किसी। तो मैं अल्लाह मियाँ से 2 महीने आखिरी ना टिका के लो लगा ली। तो अल्लाह ने इस तरह निकाला जैसे मक्खन में से बाल की तरह। सही है। उस वक्त निकाला जब मेरे तमाम दुश्मन जो थे वो अरूज पे थे, तकड़े थे, इंतहा तकड़े थे, बिल्कुल ऐसे। ठीक है जी। लेकिन होता नहीं है कि यार बाबा साहब आप थोड़ा सा ठीक हो जाए, आप इस कश्ती से उतर जाए, उस पर बैठ जाए तो आपके लिए आसानियां पैदा। तो ये हुआ था, ये सारी चीजें हुई थी। अच्छा अच्छा। तभी तो अल्लाह ताला ने आज ये इज्जत वाला मुकाम दिया है। उस वक्त खासा उसी वक्त तो मैंने डिसीजन लिया था कि अपने आने वाली नस्ल को दागदार नहीं करना। ये मियां नवाज शरीफ पे एहसान नहीं किया, ये कोई शहबाज शरीफ साहब पे एहसान नहीं किया, बट अपनी रिस्पेक्ट का ख्याल, ये अपनी रिस्पेक्ट का ख्याल रखा कि मेरा बेटा है, अल्हम्दुलिल्लाह आज उसके 2 बेटे हैं, तो ये नस्ल तो चलनी है ना। मैं कल परसों 3 दिन पहले अपने बेटे को कह रहा था, मैं कहा ये जो तेरे 2 बेटे हैं ना, हम तो नहीं होंगे। मैंने कहा आज हमारे माँ बाप नहीं है, तो लोग छोटे से काम करके ना फख्र महसूस करते हैं तो मेरे दादा ने ये किया था, मेरे परदादा ने ये किया था। मैंने कहा तेरा बेटा गुजरेगा ना किसी हॉस्पिटल के सामने से, किसी मेट्रो के सामने से, मेरी ग्रैंड डॉटर्स हैं, देखिए ना लोग कहेंगे, वो अभी से कहती हैं कि ये मेरे पापा ने बनाया, ये मेरे पापा ने बनाया। तो वो जब भी गुजरेंगे ये मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन, तो वो कहेंगे ना अपने कोलीग्स को, अपने साथियों को, RIC से गुजरते हुए, RIU से गुजरते हुए कि शहर को संवारने में मेरे दादा का भी रोल था, दादा का भी रोल है। तो ये एसेट है हमारा। तो हमने कभी भी जिंदगी में आपके भाई ने ये नहीं सोचा कि बात फिनिश। मैंने जिंदगी में 4 मरतबा नशीब व फराज देखे, 4 टाइम। अच्छा 4 टाइम, कोई एक आध दफा नहीं, 4 दफा। अच्छा नहीं, एक आध दफा नहीं है, 4 टाइम। मैं 88 89 में 5 डोर पजारो पे था, फिर मैं आल्टो पे आया, फिर मैं बेलिनो पे गया। ठीक है मकसद कहने से रोलर कोस्टर इस तरह, लेकिन डिग्निटी पे कंप्रोमाइज नहीं किया। बस एक चीज का ख्याल रखा ना, आज भी कहता हूँ, और मुझे रावलपिंडी के लोगों ने बड़ी इज्जत दी है। सही है, सीधी सिंपल सी बात। और सबसे बड़ी रावलपिंडी के लोगों को जो क्रेडिट जाता है कि जब मेरे पे मुश्किल वक्त आया तो उस वक्त तो नहीं पता था उन्होंने इसने वजीर बनना है, सही, ये तो नहीं पता था कि इसने MNA बनना है दोबारा, सही, ठीक है जी। लोग तो मुझे मार के बैठे हुए थे, सही। लेकिन वो फिर मेरी जेलों के बाहर क्यों होते थे। कैंप जेल लाहौर मुझे याद है, मुझे जो सुप्रीडेंट था उसने कहा कि यार लोकल जो सियासी लोग कैद हैं उनकी मुलाकात इतनी नहीं आती जितनी तुम्हारी रावलपिंडी से आती। तो मैंने कहा तुम मना कर दो ना आया करे, ठीक है ना, गुस्से में भी था, तुम मना कर दिया करो। सही है, एक ये बात हो गई। और दूसरी बात ये थी कि मैंने उसको कहा कि लोग इसलिए आपके पास, सियासी लोगों के पास अपोजिशन में भी आएंगे उस सियासी बंदे के पास जो उनको चीट नहीं करता, याद रखिएगा। एक ही बात करते जो जी। अब कई दफा अब मेरा अपने लोगों के साथ बड़ा मान का रिश्ता है। पिछले दिनों अभी 28 मई का प्रोग्राम हुआ, तो उसमें मैं जैसे जैसे अपने कुलीग्स को, कारकुन को कहता था बैठ जाए, ये करें वो करें, उस वक्त क्योंकि उनको पता है यार ये हमारा बड़ा है, सही, और इसमें मान होता है, सही। मैं अपने किसी कारकुन को, किसी भाई को, किसी दोस्त को कहूँगा ना इस तरह नहीं इस तरह करना, वो इस तरह हो जाता है, सही। और ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह खासा रहा कि हमने अपने भाइयों के साथ ना चीट किया, ना धोखा दिया, ना फ्रॉड किया, किसी किस्म की बात। बहुत ग्रेट जी। एक छोटा सा ब्रेक ना दें, फिर आए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो ये जो सियासी सफ़र है और फिर मौजूदा जिम्मेदारी उनको, वफाकी वज़ीर हैं रेलवे के, वो कैसे निभा रहे हैं, क्या चैलेंजेस हैं, इस पर भी गुफ्तगू करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद नाज़रीन। ईद सो स्पेशल में हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब। सर इससे पहले कि वो कहते हैं ना कि क़यादत की नज़र भी पड़ती है ना कि यार मुंडा बड़ा कामदा है, नेड़े लेके आओ, तो नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की नज़र कैसे पड़ी। लेकिन उससे पहले सर, क्योंकि आपने यूरोप के ट्रैवल का बाहर जिक्र किया ना, तो सर इतने खूबसूरत इलाकों में घूमते रहे, कुछ खूबसूरत चेहरे भी तो वहाँ पे होंगे। तो कुछ चेहरों ने भी आपको लुभाया था और कहा था हनीफ अब्बासी के दिल ने कि यार एक वे आए थे भी कर लीजिए कोई। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं होता, किसी चीज को भी मैं फेस अगर मैंने किया या मुझे अच्छा लगता तो मैं कहता हूँ, ऑन करता हूँ, इंसानी फितरत है। सही। लेकिन आप यकीन माने मुझे यूरोप में इस चीज में कोई अट्रैक्शन नहीं होती। सही। और हाँ, पाकिस्तान के अंदर आप कह सकते हैं
कि एशियन जो आप फीचर्स हैं वो बड़े कमाल हैं, वो बड़े कमाल नो है। मैच, उसका कोई मैच नहीं, ठीक है जी, उसका कोई मैच। ये तो इसका सादा सा जवाब आप समझ लें इसका, सही है, ठीक है जी। अब आपने दूसरी बात की थी मुंडा बड़ा लेके मैं जब एमएमए का एमएनए था ना जी जी, तो मैं, आपको याद होगा कि बड़ा वोकल स्टाइल में बात किया वो तो अब भी है खैर से, जब मैं शुरू की बात कर रहा हूँ जी जी, कि अब तो सारे इसी नाम से जानते हैं ना कि वोकल है। तो मियां नवाज शरीफ साहब जलावतनी की जिंदगी गुजार रहे थे, तो वो कहते थे कि यार इनू साढ़े इस मुंडे में साढ़े नाल होना चाहिए, क्योंकि मैं वाहिद क्लीन शेव था पूरी एमएमए में एमएनए, और फिर मैं बोलता भी इस तरीके से था कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक सलाहियत दी होती है। तो उसके बाद वो उनकी नज़र थी सबसे पहले मियां नवाज शरीफ साहब की, और यही वजह हुई कि जब जमात इस्लामी ने इलेक्शन का बाइकाट कर दिया तो वो मैदान से निकल गए, और आपको पता मेरे पे मुकदमा बनाया गया था, वो तो ख़त्म हो गया था उससे पहले ही। लेकिन मैं चाहता था कि जो जिसने अब मेरी सियासी मुखालफ ने अपने आप को दुश्मनी में बदल लिया तो मैं उसको पूरा फेस करूं। और फिर जब आपको पता होगा पीपल्स पार्टी अपने सबसे बड़ी गलती किसको तस्वर करती है, 85 में इलेक्शन में हिस्सा ना लेने को, यही करती है ना, बिल्कुल सियासी गलती, बिल्कुल लोग कहते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की, ठीक है। इसी तरह जब भी कोई सियासी कारकुन मैदान छोड़ दे तो फिर इसका मतलब है कि उसने बहुत बड़ी गलती की सियासी तौर पर, स्विच ओवर किया। 2009 की बात है, शहबाज शरीफ साहब मेरे घर आए। अच्छा, अब यहाँ से मैं और शहबाज शरीफ शुरू होते, पहले नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश मुस्लिम लीग नून में मैं स्विच ओवर कर गया, और शहबाज साहब और मेरी रफाकत कहाँ से शुरू होती है। आपको पता है मेरे पास तो इतना बड़ा घर भी नहीं है, गाड़ियाँ भी नहीं है, डाले भी नहीं है। मैं वहाँ आए तो मैंने जेन बना लिया कि इनसे मैंने लेना क्या है। मैंने कहा मुल्क का सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला आ रहे हैं तो अब इससे एक हॉस्पिटल लेते हैं। अब कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल ही क्यों, जैसे शहबाज साहब ने फोन, वो इसलिए कि मेरे पास 2003 से 8 के दरमियान जितने लोग आते थे मैं कार्डिक के वाले से उनको एड्रेस नहीं कर सकता था, ज़्यादातर मसाइल ही जी। तो मैं शराई साहब मेरे पास आए, अच्छा हमने चाय शाय हुई, गपशप हुई, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। तो मैंने अब एयरपोर्ट छोड़ने जाना था, उस वक्त तक मैंने कोई चीज़ पॉइंट आउट नहीं की। जब हम चांदनी चौक में आए तो स्ट्रक हो गई 30 सेकंड के लिए ट्रैफिक। अच्छा, अब ये तो प्लान में मेरे शामिल नहीं था, लेकिन अल्लाह ने मेरे जेहन में डाला मौका तो मुझे कहते हैं अब्बासी साहब ये क्या है। मैंने कहा सर यहाँ तो हम आधा घंटा खड़े रहते हैं। अच्छा, मैंने कहा सर सुना है आप ब्रिजेस वगैरह बड़े बनाते हैं, हालांकि हमारे सामने बनते थे लाहौर में हम। कहते हैं हाँ भाई साहब तो आप कितने अरसे में बना लेंगे। अच्छा, ये भी शराई साहब जेहन में रखे, मेरे पूरे 4 फादर्स में कोई बंदा ना मिस्त्री था तो ना ही कॉन्ट्रैक्टर था। इसमें और 2003-08 में भी मेरा ये था कि मैं छोटी छोटी गलियां चलिए ट्यूबवेल तो, लेकिन कभी इतना बड़ा प्रोजेक्ट करना, वो कहते हैं फिर 4 महीने में बादशाह बनाएंगे तो मैं आपको ब्रिज देता हूँ। अब ब्रिज तो मेरे जेहन में नहीं था आगे क्या होगा, कैसे बनेगा। उससे पहले भी मैंने कोई सोचा ही नहीं था कि मैंने शहबाज साहब। अच्छा, मैं तो सिर्फ वो हॉस्पिटल की बात जब रावल रोड पे चढ़ना था तो बात होनी थी। बिल्कुल सही। मैं कहा सर जैसे आप कहते हैं 4 महीने में बन जाएगा, पक्की बात है। मैं कहा सर पक्की बात है। उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस देख के देखा, सोचा होगा कि पता नहीं ये था कोई कॉन्ट्रैक्टर वाकफ है या खुद कॉन्ट्रैक्टर है। जब हम रावल रोड पे चढ़े तो मैंने राइट साइड में जगह दिखाई। मैंने कहा सर ये 80 कनाल जगह है, तो यहाँ पे हम रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बना। मैं नाम भी नहीं, नाम नहीं, मैंने कहा जी कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बनाना चाहता। अच्छा अच्छा। तो कहते अच्छा कार्डियोलॉजी को, मैंने उनको वजह बताई, फलां फलां फलां, करते करते एयरपोर्ट आ गया। फिर वहाँ से शहबाज शरीफ शुरू होता है। गाड़ी पीछे थी, मैंने कहा मैं चलूँ। कहते हैं हॉस्पिटल नहीं बनाना। CIP लॉन्च में ले गया, फोन किया, हॉस्पिटल बनना शुरू हो गया। बाकी इसको अच्छा ठीक है था। और फिर जब मैंने उनके लिए एक और आपको दिलचस्प बात बताऊंगा, जब बनने के नियर कंप्लीशन था तो मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, तो मैंने कहा सर इसका नाम मैं शहबाज शरीफ कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं बस ये नहीं, आप इसका नाम रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ शहर के नाम पे, शहर के नाम पे। क्या बात, ठीक है सर। तो इस तरह वो पुल भी बन गया। फिर बनती गई चीज़ें, फिर तो इसी तरह बनती गई कि हम सड़कों पे जाते थे तो मैं इशारा करता था यहाँ ये बना दें, यहाँ ये बना दें। तो इस तरह फिर ये ताल्लुक आपने जो पूछा ना मजबूत से मजबूत तर हो गया। और नवाज शरीफ साहब से मजबूत तर इस तरह होता गया कि उन्होंने देखा कि ये बंदा टकरा जाता है हर बंदे से और अपने मौक़िफ़ पे कायम है, अपने जो इसका हमारी पार्टी का जो एक नस्ब लैन है, अकीदा है, उसके मुताबिक चलता है। तो उनके साथ भी इस तरह की एक बाउंडिंग होगी, लेकिन उनके साथ एक अदब और एहतराम का रिश्ता है जो हर वक्त मैंने कायम रखा है। 20 साल में कभी मैंने उतनी ही इज्जत की है जितना बंदा अपने बुजुर्गों की करता है। शहबाज साहब के साथ भी बड़ी रिस्पेक्ट का है ताल्लुक, लेकिन
उसमें थोड़ा सा चस्का भी है, याराना भी है, दोस्ती है, थोड़ा सा कंफर्ट है एक तरह से, नाराजगी है, कभी मुझे मनाना, तो उनके साथ कुछ इस तरह का है। जरा आवाज़ भी ऊंची हो जाती है वहाँ, ठीक है जी, लेकिन कभी नवाज शरीफ साहब के सामने कभी उधर सिर्फ एहतराम करे, जैसे बुजुर्गों को होता है एहतराम, और जैसी वो पर्सनैलिटी आप देखें ना, उनकी जो शख्सियत है इस वक्त आज इस पाकिस्तान में, मैं नहीं समझता कि इतना मुदब्बर सियासतदान को मौजूद है। और देखा ना, इनफैक्ट मतलब एक हौसला भी दिखा रहे हैं, बैठे हैं पीछे और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं बहरहाल। लेकिन इनफैक्ट हम जो बात करें, रुकावटें तो आती है। इस वक्त भी आप एक वजारत, और बड़ी चैलेंजिंग वजारत है रेलवे, माजी लेकिन मैं रेलवे में शराय साहब एक बात बताऊं, मुझे आज तकरीबन 3 माह हो चुके हैं, 3 माह में मैं एक दफ़ा भी रो के प्राइम मिनिस्टर साहब के पास नहीं है, एक दफ़ा भी, कि मैं हेल्पलेस हूँ, मेरी मदद करें, ये है वो है। छोटे छोटे इनोवेशन कर रहा हूँ। आते ही मैंने ये नहीं कहा कि मैं ये फलां करने जा रहा हूँ, मैंने कहा था पंक्चुअलिटी, टाइम पे ट्रेन का पहुंचना बड़ा जरूरी है, सफाई सुथराई और फूड क्वालिटी, ठीक है ना। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं आउटसोर्सिंग की तरफ भी जा रहा हूँ, यानी हॉस्पिटल्स हैं उनको आउटसोर्स कर रहे हैं। आउटसोर्स प्राइवेट नहीं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, वो करने जा रहा हूँ। तो इस तरह 14 स्कूल हैं, ट्रेन हमने 9 पहले की, 11 और कर रहे हैं, फ्रेट ट्रेन को आउटसोर्स कर रहे हैं। ये हमारा जो इस वक्त बहुत बड़ा प्राइम जगह है हमारी, रॉयल पाम, उसका इंटरनेशनल टेंडर हमने कर दिया है। और इस पाकिस्तान को अगर इकोनॉमी के हवाले से बूस्ट देना है, रिकोडिक को कामयाब करना है, थर्कोल्स को कामयाब करना है, और सीपैक को कामयाब, अगर सेंट्रल एशिया, ये सीपैक को कामयाब करना है, सेंट्रल एशिया जाना है। अभी हम सोच रहे हैं कि तकरीबन इस पे अमल हो जाएगा 15 और 30 जून के दरमियान, कि हम लाहौर से रशिया तक की फ्रेट ट्रेन चलाने जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है जी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है। लेकिन अगर आपने काजाकिस्तान जाना है वाया मजार शरीफ, तो हमारे पास लिंक नहीं है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपने यूरोप जाना है, तो हमारे पास वो अपलिफ्टिंग करनी है उसकी, अपने ट्रैक की, जो ऑलरेडी मौजूद है। इसी तरीके से रिकोडिक नोकंडी से अगर आपने जाना है कराची, 1370 किलोमीटर है, ठीक है, उसकी अपलिफ्टिंग करनी है आपने, पूरे के पूरे ट्रैक की अपलिफ्टिंग करनी है, ठीक है। फिर जाके आप इसको बूस्ट दे सकेंगे। दुनिया के अंदर तमाम जहां फ्रेट ट्रेन को बूस्ट किया जाता है, कमाया वहां से जाता है। यानी मैं मुल्कों को नाम नहीं लेता, इर्द गिर्द दिए हमारे, 72% वो फ्रेट से कमाते हैं, अब देखें, बाकी वो पैसेंजर ट्रेन से। हम क्या कहते हैं, 67 पैसेंजर से, बाकी फ्रेट से। तो अगर इस पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट देना है, सेंट्रल एशिया जाना है, दोबारा दोहराने लगा हूं, ये अपनी लीडरशिप के लिए भी है, बाकी भी जो हल्के हैं उनके लिए भी है, आवाम के लिए भी। अगर आपने थ्रू करना है सेंट्रल एशिया तक, और हमें जाना चाहिए, जो हमारी इस वक्त दोस्तियाँ बन चुकी हैं, जो ताल्लुक बन चुका है, वो ट्रेड की बुनियाद पर मजीद मजबूत होगा, हमारी इकॉनमी बूस्ट करेगी। उसके लिए आपको ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर को अपलिफ्ट करना होगा, उसके लिए लिंक्स देने होंगे, उस पर इन्वेस्ट करना होगा जैसे दुनिया करती है। तब जाके आपका रिकोडिक, तब जाके थर्कोल, तब जाके सेंट्रल एशिया से ट्रेड, तब जाके रशिया, चाइना और उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, काजाकिस्तान। अब तो ये ममालिक और टर्की, अब तो ये ममालिक हमारे लिए लाजम मलजूम हो गए हैं। वो जो नई खबर अभी आपके सामने आ रही है अफगानिस्तान के हवाले से, कि अफगानिस्तान में के अंदर अभी हालात जो है बदल गए हैं, और चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक पूरे का पूरा आप समझ लें ग्रुप बनने जा रहा है, तो एक्सटेंशन होने जा रही है। तो अगर ये थ्रू हो गया सर अफगानिस्तान से, तो फिर तो सर शॉर्टेस्ट वे है, इसमें कोई शक अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया एंटर शॉर्टेस्ट वे है। तो वो अगर हो गया, तो आप समझ जाएं कि आपके लोगों की किस्मत बदल जाएगी, मुकद्दर चेंज हो जाएंगे। मुकद्दर पाकिस्तान रेलवे ने चेंज करनी है। आज मैं एक नया आपको दे रहा हूँ ट्रेंड, समझ लें, नई ट्विस्ट समझ लें। ये नई हमारे लिए तो हो सकती है, दुनिया के लिए नहीं है। तो दुनिया के लिए नहीं है। आप देखें ना, आप चाइना में आप गए होंगे बहुत, लेकिन मैंने खुद विजिट किया सर, बुलेट ट्रेन रशिया तक आपने मुझे बताया कि बीजिंग से, मैं तो नहीं गया, बीजिंग से मॉस्को तक की ट्रेन है। चाइना ने तो जहां जहां उसको रास्ता मिला है उसने वहां तक थ्रू कर दिया है। आपने ग्वादर को अगर एक्टिव करना है, ग्वादर को अगर कराची से ग्वादर की आपने लाइन बिछानी है, फिर इसी तरह अगर आपने रिकोडिक को और थर्कोल को लेके जाना है ग्वादर तक, तो उसके लिए लाइन बिछानी है। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी।
बड़ा पोटेंशियल है, तो बड़ा थोड़े तो बिलियन है ना, तो आपके तो दोस्त हैं प्राइम मिनिस्टर, कंफर्ट जोन जो हनीफ अब्बासी का है शायद कैबिनेट के अंदर, बाकी चंद लोगों को मैंने सर उनसे बात की। आप वाली बात बड़ी जबरदस्त है। मैंने लास्ट बिफोर फ्यू डेज मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर कि मैं इसी वजह से इसको आपके असाइनमेंट को मैंने एक्सेप्ट किया था कि आप पीछे खड़े रहेंगे, क्योंकि जितने प्रोजेक्ट्स मैंने आपको गिनवाए हैं, अगर इसके पीछे मियां नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ साहब खड़े ना होते तो मुझे ये बताएं वो कैसे मुकम्मल होते। तो मैंने कहा रेलवे को अल्लाह ने चाहा, जैसे अभी हमने जैनिटोरियल सर्विसेज आउटसोर्स की हैं, सफाई का निज़ाम बेहतर हुआ है, बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया है, क्वालिटी फूड माशाल्लाह बेहतर हो गया है, और इसी तरीके से और भी जो जो सर्विसेज हमारी ट्रेन की हैं बेहतर, पंजाब गवर्नमेंट के साथ हम काफ़ी बड़े बड़े इनिशिएटिव्स लेने जा रहे हैं, ले लिए बल्कि ले लिए। तो इसी तरह सिंध गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी हो रही है। अब KPK के लोगों की बदकिस्मती के वहाँ पे जो लोग इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं, उन्हें तरक्की से कोई गर्ज नहीं है, उन्हें एजुकेशन से, हेल्थ से, रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर से या किसी और चीज़ से। वो आप भी देखें ना, 35 अरब का तो एक कोहिस्तान वाला स्कैंडल आया हुआ है, उसी को अगर आप देख लें, फिर उनकी जो मेट्रो है उसका स्कैंडल है, बड़े पता नहीं क्या क्या स्कैंडल है। चले वो अपने अमाल का खुद जवाब देंगे, लेकिन हमें जो मौका अल्लाह ताला ने दिया है, दे आर द बेस्ट जज जी, लोग जज करते हैं कि कौन क्या कर रहा है, ये तौर पे आप उनको चीट नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली राइट। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आखिरी पार्ट में कुछ उनकी ईद के दिन मसरूफियात क्या रहती हैं, फिर अगेन कुछ गोल सेट किए हैं। इनसे पहले इन्हीं के यूँ कह लें कि शहर से शेख रशीद साहब इस रेलवे की वजारत के इंचार्ज रहे हैं, फिर साद रफ़ीक साहब कहते कि बड़े अच्छे फुटप्रिंट छोड़ के गए हैं। विजन थोड़ा बहुत तो बता दिया बासी साहब ने, बट आगे क्या करने जा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आए तो प्रोग्राम के आखिर से में कुछ और बातें मजे से करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। ईद स्पेशल में वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर इनफैक्ट विजन पे तो बात करेंगे, बट वो कहते हैं ना कि आप ही के कंपटीटर एक हैं, वो भी इसकी वजारत के इंचार्ज रहे हैं। साद रफ़ीक साहब के बारे में कहा जाता है कि अच्छे फुटप्रिंट्स छोड़े हैं, तो कुछ थोड़ा सा प्रेशर फील करते हैं कि यार मैंने ज़रा एक्स्ट्रा माइल जाना है, और जब मैं जाऊं तो लोग कहेंगे कि इस वजारत में कोई एक वजीर आया था जिसने सारी चीज़ों को बदल कर। पहली बात ये कि जो पहले शख्स का आपने जिक्र किया वो तो सारा झूठ पे मबनी था, उसमें तो रेलवे में है ही कुछ नहीं, ना डिलीवर किया, ना देखा, ना कुछ। उस वक्त तो शायद तनख्वाहों के मसले बने रहते थे, वो हर वक्त यही था बस। वो ज़्यादा मैंने पूछा लोगों से, मैंने कहा क्या वजीर साहब का मामूल था, उसने कहा जी सोना और मीडिया के सामने, टीवी के सामने या किसी और के सामने बैठ। बहरहाल आपको मौजूद नहीं है, बात करना मना। दूसरे मेरा भाई है, उसने अच्छी मेहनत की, स्ट्रगल की, लोकोमोटिव्स वगैरह जो हैं नए वो उन्होंने शामिल किए इस फ्लीट के अंदर। अगर वो ना होते तो ट्रेन आपका ऑपरेशन जो है वो चल ही नहीं सकता था। तो उनकी अच्छी अपना रेलवे के अंदर खिदमात है, जिसको मैं भी सराहता हूँ, सरेआम सराहता हूँ, और लोग भी उसको अप्रिशिएट करते हैं। सही। लेकिन मैं आपको छोटी सी गुजारिश करूँ कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिवली चीज़ों को बहुत बारीक बीनी से देखता हूँ, और उसके अंदर मैं अभी कोई ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन के ऊपर, ज़ीरो टॉलरेंस, और इसी तरह सुस्ती काहली के ऊपर भी ज़ीरो टॉलरेंस। मेरा तो रेलवे में कोई जानने वाला नहीं। तो ये कोई वहाँ से फिर मुखालफत भी हो रही है कि आवाज़ सामने कामयाब नहीं होने देना? नहीं सर, नहीं, ये अल्लाह माफ़ करे, ये मैंने आपको पहले बताया कि इस हिस्से में ना ये मेरे बस में नहीं है। ये तो मेरा अल्लाह में बड़ा गफूर रहीम है। ये जो मुझे कुछ चैलेंज करे या मुझे ये बात कहे तो फिर उसके लिए नाकामी हो सकती है, क्योंकि मेरा किबला अल्लाह ताला के फजल करम से इस हवाले से, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से सीधा है। सीधा ये है कि यूनिफॉर्म पॉलिसी है, ना आपको फेवरेटेबल है तो ना ही को मैं डिसलाइक करता हूँ। ठीक है जी, मेरी फेवरेटिज्म और डिसलाइक मेरे काम की बुनियाद पे है। जो काम करेगा वो बेशक कल रेलवे में आया मेरा साथी बन जाएगा, और जो बेशक मुछंदर होगा और काम नहीं करेगा तो मैं उसके साथ नहीं हूँ। इसी तरीके से आप देखें ना कि इस वक्त हमारे ये जो ऑफिसर हैं या हमारी जो लेबर है, लेबर तो मैं नहीं कहूँगा, जो हमारा जो बुनियादी तौर के ऊपर थंब है हमारा मजदूर जो है रेलवे का। देखिए पाकिस्तान रेलवे को मौजूदा हुकूमत ने स्ट्रेटेजिक एसेट डिक्लेयर कर दिया है, यानी ये प्राइवेटाइज नहीं हो सकता। अच्छा, स्ट्रेटेजिक एसेट डिक्लेयर अभी मौजूदा जो गुज़िश्ता जंग है हमारी हिंदुस्तान के साथ, उससे बड़ा अहम रोल अदा किया रेलवे ने। पूरे का पूरा रेलवे का जो निज़ाम था, सिस्टम था रिगार्डिंग फ्रेट या मूवमेंट या हमारे फौजियों की मूवमेंट, वो सारी की सारी हमने जो है
सारा सिस्टम हमने फौज के हवाले कर दिया। और डेस्क बने हुए थे हमारे फौजी जवानों के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने के लिए, तोप खाने को या किसी भी, हर चीज मौजूद थी। तो इसलिए ये एक स्ट्रेटेजिक एसेट है, ठीक है, ये तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इस स्ट्रेटेजिक एसेट के साथ साथ हमने अब मेहनत करके भी दिखानी है। सिर्फ ये नहीं कि हम बड़े बड़े घरों में रह लें, बड़ी बड़ी इमारत ले लें, काम नहीं करें। सही है। काम करेंगे तो आपका घर भी जस्टिफाई करता है, आपकी गाड़ी भी जस्टिफाई करती है, आपका पेट्रोल भी जस्टिफाई करता है। सही। काम नहीं करेंगे, यकीन माने मेरा मजदूर जो है वो बड़ा काम करता है, सही, बहुत काम करता है। सही। आपको शायद मालूम नहीं है कि मेरे पास उसके 200 कोचेज बन रही हैं कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद में, जिनकी स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर। वो जो नहीं कहती अपना मरियम नवाज साहबा, तो जिनको मैंने कहा था अपनी बहन को, उन्होंने कहा जी हम 2 घंटे में कैसे लाहौर से पिंडी पहुंच सकते, तो वो बन रही है। वो मैंने कहा जी मेरे पास ट्रेन मौजूद है, आपने हमें ट्रैक बना के देना है। तो ट्रैक बनाएंगी, उसमें सिग्नल सिस्टम ठीक करेंगी, और कुछ तकरीबन उसमें कुछ 450 अरब रुपए की जरूरत है, छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। तो ये आप 2 घंटे में, अगर आप रावलपिंडी से 2 घंटे में पहुंच जाए, अगर ये, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, उन लोगों में से नहीं हूँ जो बात ख्वाब देखते हैं, अगर ये आपका जो ट्रैक सिस्टम है और सिग्नल सिस्टम जो है ये अपलिफ्ट हो जाता है, अपलिफ्ट से मुराद नया बन जाता है, तो आप 2 घंटे में, क्योंकि 280 किलोमीटर का फासला है एक स्टेशन से, पिंडी स्टेशन से लाहौर स्टेशन, और फिर आप सिटी से सिटी में जा रहे हैं, ठीक है सर, आप चकलाला कैंट से लाहौर कैंट उतर रहे हैं, ठीक है सर, तो आप 2 घंटे में उतर रहे हैं, तो कौन माई का लाल जो है अपनी गाड़ी में जाएगा? ये तो लोग मोटरवे को भी भूल जाएंगे, सबको भूल जाएंगे, उसकी अपनी अहमियत है, लेकिन ये अपनी अहमियत है। लेकिन इनफैक्ट सर ईद है, ईद के दिन तो अवामी लोग, फिर जाहिर सी बात है मिलना जुलना भी होता होगा, तो दिन कैसे गुजरते हैं सर? मेरा ईद का दिन ये, पहले 2 दिन तो मैं अपने घर में रहता हूँ। अच्छा। पहले ये है कि मैं तो अर्ली ईद की नमाज पढ़ता हूँ, आते ही तो आगे ही कसाई होता है, अच्छा, तो बकरे होते हैं, तो हम होते हैं। अच्छा, ठीक है, उसमें भी खुद शरीक होते हैं, खुद अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, अपने बेटे के साथ, अपनी बेटियों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, हम सब इकट्ठे खड़े होते हैं। अच्छा, बकायदा फेस्टिविटी होती है। जी। वो करने के बाद फिर साथ ही लोगों की आमदोरफ्त शुरू हो जाती है। अच्छा। वो फिर उठक बैठक जो है ना, सुबह से लेके शाम तक वहाँ 2 दिन वो रहती है, और उसके दौरान जो हमारे खिदमत करने का हमें अपने लोगों का मौका मिलता है, छोटी मोटी मिठाई, गोश्त वोश्त, जिससे वो चलता रहता है। तीसरे दिन फिर मैं ईद की, छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, अपने वालिदैन की कब्र पे जाता हूँ जी। अच्छा। हाँ, दोनों वालिदैन जो है ना, दोनों की डेथ लाहौर में हुई थी, लेकिन हमने अपने गांव में मरी में, वहाँ पे मरी से आगे हैं, वहाँ पे हमने दफन किया, ठीक है जी। तो वो फिर मैं उधर जरूर जाता हूँ जी, हर छोटी ईद पे भी जाता हूँ जी, बड़ी ईद पे भी जाता हूँ अपने बच्चों के साथ, और बस यही एक याद रह जाती है इंसान की। और होता ये है कि फिर आप हनीफ अब्बासी ने एक सक्सेस स्टोरी बनाई सियासत में, तो बेटे को भी आपने कहा कि भाई देखो इसी तरफ आना है, आपने भी अवाम की खिदमत करनी है, उनको आपने आज़ाद छोड़ा कि नहीं भाई जो करना आप करते रहे? नहीं, देखिए इसमें 2 चीज़ें होती हैं। इसमें ना आपको पंजाबी के अंदर बड़ा लिफना पैदा है, और लोगों की खिदमत करने के लिए ना अपनी अना को, अपनी ईगो को दबाना पड़ता है। खास मिजाज चाहिए, खास मिजाज चाहिए। ये आज आपको कोई नहीं तसव्वुर करेगा कि आप MNA के बेटे हैं, वजीर के बेटे हैं, तो लोग आपके साथ मोहब्बत करेंगे। सर, मोहब्बत करने के लिए, लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करने के लिए आपको बड़ी तकदो करनी पड़ती है, और मुझे उम्मीद है कि मेरी फैमिली से जो भी इस काम के लिए आगे बढ़ेगा, उसको पहले ये जीना क्रॉस करना हो। शौक है भी सही कि नहीं सर? शौक तो सारे नूं होंदा है, शौक ही नहीं होंदा, लेकिन शौक इससे मेहनत करनी पैंदी है। जिस चीज़ से तुम मेहनत करते हो सर, वो फिर आपको मिल जाती है। हाँ, लेकिन सर जाते जाते कुछ होता है ना कि लाइफ में कुछ रिग्रेट्स होते हैं कि यार ये मौका आया था, वहाँ पे ये कुछ कर लेते। नहीं, मैं शिराज साहब कोई रिग्रेट नहीं, सिवाय अपने वालिदैन के कि वो होते तो उनकी खिदमत करते, बस। अच्छा। लेकिन शायद उन्होंने भी सही दुआ करते थे या सोचते थे, या अल्लाह किसी का मोहताज ना करी, इवन औलाद का भी नहीं। तो 5 बेटों के कान खड़े हो जाते थे कि किसी से गुस्ताखी तो नहीं होगी सुबह से लेकर शाम तक। आजकल तो किसी घर में भी बच्चों को इतना टाइम ही नहीं कि वो अपने माँ बाप की तरफ देख सके, किसी घर में, यकीनन, ठीक है ना। तो हमारे पास तो इतना टाइम होता था कि हम दुआ भी सुन लेते थे अपने वालिद की, तो फिर सारे उनके इर्द गिर्द हो जाते थे कि हो सकता है कोई गैर दानिस्ता तौर पे, दानिस्ता तो हम सोच भी नहीं सकते सर। कभी मुझे नहीं याद कि मैं अपने वालिद के आगे ऊंचा बोला हूँ,
मेरी वालदा, हम क्रिकेट खेल के आते थे या कोई हमसे मोहल्ले में गुस्ताखी हो जाती थी बच्चों के से जो होती थी, आपको पता ही है, तो हमें बैट के साथ और चिड़ी छिक्के वाला नहीं जो रैकेट होता उसके साथ भी मारती थी। तो 4 पैसे निकाल के मारती थी। तो शाम को फिर जाके उनके गले लगे होते थे, अच्छा माफ मार भी खानी माँ से, तो उसके गले लग के उससे माफी भी मांगी। सही है। और लास्टली बस लास्ट एक जुमला कि जो नेशनल यूनिटी बनी है वॉर के दिनों में, कौमी यकजहती, अब इसको आगे लेके चलने के लिए सबको गले लगाने, सबको लेके चले, लेकिन जिनके दिल काले हैं वो कभी सफेद नहीं हो सकते। ये मुझे बड़ा लोगों ने सिखाया है। देखिए इस वार में मैंने थैंक यू हिंदुस्तान बोला इसलिए कि इस वार ने पंजाबी, सिंधी, बलोच, सराइकी, पख्तून, कश्मीरी सबको अपनी फौज के पीछे खड़ा कर दिया। ठीक है जी। और लेकिन कुछ दिल काले थे, काले रहेंगे। माज़रत के साथ मैं उनको शामिल नहीं कर सकता जो ये कहें कि जी हिंदुस्तान हमला करेगा तो पाकिस्तान थप्पड़ खा लेगा या नूरा कुश्ती है, ठीक है ना जी। अगर वो लोग उनसे ये उम्मीद रखें कि वो पाकिस्तान के बेख्वाह होंगे तो ये जो उम्मीद रख रहा है वो भी गलत फहमी में है। और जो कह रहे हैं वो तो गद्दार वतन हैं, क्योंकि जो जंग के दौरान अपनी फौज के साथ खड़ा नहीं, मैं फतवा दे चुका हूँ, फतवा मेरा वापस नहीं हो सकता। ठीक है, ये पॉलिटिकल फतवे की बात कर रहा हूँ, वरना को मुफ्ती साहबान मेरे पीछे ना पड़े, तू कौन होना फतवे देने वाला, ये मैं पॉलिटिकल फतवे की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, वो गद्दार वतन है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। बड़ी मजे की गुफ्तगू हुई वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी के साथ। यकीनी तौर पर आपने भी इसको एंजॉय किया होगा। नाज़रीन, अपनी ईद मनाएं, अपने प्यारों के साथ। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।